हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे जो भारतीय स्वतंत्रता थी या फिर जो भारतीय संविधान जो बना उसकी नींव कैसे पड़ी, आखिर इनकी शुरुआत कहाँ से शुरू होती है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे, आज टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे एग्जामिनेशन व्यू की दृष्टि से। हम ज़्यादा इधर उधर नहीं जाएंगे, हम टू दी पॉइंट चलेंगे। जो जो जितनी भी एग्ज़ाम होती हैं, सिविल सर्विस की एग्ज़ाम है या फिर जितनी कंपटीशन की जो परीक्षाएं हैं, उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या सवाल पूछता है, बस उनको ही हम कवर करेंगे। तो दोस्तों एक बार हम थोड़ा बैकग्राउंड ले लेते हैं। जैसे कि 1858 जब 1857 का जब विद्रोह हुआ, तो जो 1858 में भारत शासन अधिनियम आया 1858 का, जिसको ऐसा भी कहा जाता है कि ये भारत में अच्छा शासन बनाने वाला अधिनियम था। ठीक है। इससे क्या हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो उसके पास जो कानून थे, जो उसकी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकार थे, उसको समाप्त कर दिया गया। और जितने भी जो गवर्नर थे या फिर जो क्षेत्रों और राजस्व संबंधी जितनी भी शक्तियां थी, वो जो ब्रिटिश राजशाही थी उसको हस्तांतरण कर दिया गया। ठीक है। तो दूसरे शब्दों में हम ऐसा भी मानते हैं कि 1858 से लेके 1947 तक का जो शासन काल था उसको ताज का शासन भी कहते हैं। तब जो वहाँ के क्राउन होते थे ब्रिटेन के, उनके द्वारा इसको शासित किया जाता था। तो जो 1858 का जो भारत शासन अधिनियम था, उसकी कुछ विशेषताएं थी। इसकी पहली विशेषता ये थी कि जो ये भारत का जो शासन था उसको सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन कर दिया गया। और जो पहले गवर्नर जनरल जो होता थे, मतलब जो नाम था, जो पद था गवर्नर जनरल का, उसको बदल दिया गया और उसको भारत का वायसराय बना दिया गया। और ये वायसराय होता था, जो भारत का वायसराय था, ये ब्रिटिश ताज जो होते थे, वहाँ के जो राजा थे, उसके प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बना दिया गया। मतलब ये उसका एक कैंडिडेट हो गया, प्रतिनिधि हो गया। और जो लॉर्ड कैनिंग थे वो भारत के प्रथम वायसराय बने। इसके द्वारा क्या किया गया कि जैसा हमने पहले डिस्कस किया था कि जो नियंत्रण बोर्ड थे और निदेशक कोर्ट जो थे, उनको समाप्त कर दिया गया। यानी कि जो भारत में अब तक की जो द्वैध शासन प्रणाली चलती थी वो खत्म कर दी गई और एक नए पद का सृजन किया गया जिसको भारत का राज्य सचिव कहा जाता है। और इसको क्या किया गया कि जो भारत में जो प्रशासन संबंधी जो जितने नियंत्रण थे, उनकी जो शक्तियां थी, वो इसमें निहित कर दी गई। और ये सचिव होते थे, ये ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य होते थे और ये उनके संसद के प्रति उत्तरदायी होते थे। इसके अलावा क्या किया गया कि जो भारत जो सचिव जो पद बनाया गया, उनकी सहायता के लिए, मतलब उनको एक परिषद के टाइप के बनाया गया। जो सचिव थे उनकी सचिव परिषद बनाई गई, जिसमें 15 सदस्यों का गठन किया गया। ये एक सलाहकारी समिति के तहत भी काम करती थी, मतलब सलाहकार देती थी। और इस परिषद का जो अध्यक्ष होता था वो भारत का सचिव होता था। और जो ये सचिव जो मतलब सचिव परिषद होती थी, भारत की जो सचिव परिषद होती थी, ये मतलब इसको ये अधिकार दिया गया कि ये भारत में और इंग्लैंड में दोनों जगह मुकदमा कर सकती थी। और ये इसको एक कानूनी तहत बना दिया गया था। जैसा कि पता है कि 1858 के अधिनियम के तहत इसको एक नियमित निकाय बना दिया गया। तो ये जो निकाय होती थी, ये भारत में या फिर इंग्लैंड में मुकदमा कर सकती थी। एक और बात ध्यान देने लायक है कि जो ये निकाय थी, यानी जो ये भारत के सचिव हुआ करते थे या फिर जो भारत सचिव परिषद थी, इस पे भी मुकदमा किया जा सकता था, इन पे भी मुकदमा चलाया जा सकता था। तो जैसा कि आपने देखा, तो 1858 का जो अधिनियम है, इससे यही पता चलता है कि ये कानूनन सुधार के प्रमुख उद्देश्य से लाया गया था। मतलब कि प्रशासनिक मशीनरी में सुधार हो, और जो इंग्लैंड और भारत के साथ जो नियंत्रण है वो दोनों एक दूसरे में बना रहे, स्थापित रहे। और ज़्यादा इसमें मतलब जो पहले से जो प्रचलित शासन चला आ रहा था उसमें ज़्यादा कुछ परिवर्तन नहीं किया गया। इसी क्रम में आगे जैसा कि हमने देखा था कि सारे जो अधिनियम आए, भारत शासन अधिनियम, या 1857 के जो विद्रोह या जो क्रांति हुई, उससे उत्पन्न आए, लोगों की ज़रूरतें महसूस हुई कि ऐसे बदलाव किए जाने चाहिए। तो इसी क्रम में 1861, 1892 और 909 में भी भारत परिषद अधिनियम आए।
तो इसमें भी वही थे कि 1861 था, उसमें मेन क्या था कि जो कानून बनाने की जो प्रक्रिया होती थी, इसमें क्या किया गया कि भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की भी शुरुआत की गई। मतलब अब तक क्या होता था कि जो रूल रेगुलेशन बनाए जाते थे वो ब्रिटिश लोग ही बनाते थे, बनते थे उनके द्वारा ही। लेकिन 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा पहली बार भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई। तो जो वायसराय होते थे वो क्या करते थे कि कुछ भारतीयों को मतलब परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित करता था। मतलब वो सरकारी सदस्य नहीं होते थे, गैर सरकारी सदस्य होते थे। 1862 में जो लॉर्ड कैनिंग थे, उन्होंने 3 भारतीयों को, बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया था। इसके साथ ही जो वायसराय होते थे, वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल के सुझाव या संतुति के आधार पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान कर दी गई। जो ऐसे अध्यादेश होते थे उनकी अवधि 6 माह की होती थी। तो चलिए दोस्तों, अब हम थोड़ा 1892 के जो अधिनियम था उसकी भी कुछ विशेषताएं को देख लें। तो जो 1892 का जो अधिनियम था में जो केंद्रीय और थी, उनमें जो गैर सरकारी सदस्य थे उनकी नियुक्ति के लिए मतलब एक सीमित या परोक्ष रूप से बोले तो नामांकन की प्रक्रिया शुरू की गई। इसको हम चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये कुछ निश्चित निकायों की सिफारिशों पे ही होता था, मतलब चुनाव नहीं होता था। इसके साथ साथ क्या किया गया कि जो विधान परिषद में जो कार्य होते थे उसमें थोड़ी सी वृद्धि कर दी गई, और जो बजट होता था उस पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया। मतलब बजट पेश किया जाने लगा, उसके बाद उस पर बहस होती थी और जो कार्यपालिका के जो प्रश्न होते थे उनका उत्तर देने के लिए अधिकृत कर दिया गया। तो चलिए अब हम 1909 के अधिनियम की विशेषताओं को देखते हैं। तो जो 1909 का जो भारत शासन अधिनियम था या भारत परिषद अधिनियम था, इसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इसको मार्ले मिंटो सुधार इसलिए बोलते हैं कि उस समय पे जो लॉर्ड मार्ले थे वो भारत के राज्य सचिव थे, और जो मिंटो थे, लॉर्ड मिंटो थे, वो भारत के वायसराय थे। इसके द्वारा क्या किया गया कि जो केंद्रीय और प्रांतीय जो विधान परिषदें थी भारत में, उनमें काफ़ी वृद्धि कर दी गई, और जो केंद्रीय परिषदों की संख्या जो 16 थी उससे 60 कर दी गई। इसके साथ साथ जो केंद्रीय परिषद में जो सरकारी बहुमत था उसको बनाए रखा गया, लेकिन प्रांतीय परिषदों में जो गैर सरकारी सदस्य थे उनके भी बहुमत की अनुमति हो गई। और जो चर्चाएं होती थी, जो विधान परिषदों में दोनों स्तर पे जो चर्चाएं होती थी उसका दायरा बढ़ा दिया गया। जैसे कि मतलब कुछ नए शब्द सुनने को मिले इसके द्वारा, जो चर्चाएं होती थी, जैसे अनुपूरक प्रश्न पूछे जाते थे, बजट पर संकल्प रखा जाता था, आदि आदि करके। मतलब जैसा हम आज के संसद में देखते हैं जो कार्रवाई चलती है, तो इन सब चीज़ों की जो हम देखेंगे कि शुरुआत कैसे कैसे धीरे पहले से ही शुरू होने लगी थी। इनकी नींव कहाँ से पड़ी। और पहली बार मतलब 909 के अधिनियम में पहली बार किसी भारतीय को जो था वो वायसराय और गवर्नर की जो कार्यकारी परिषद थी उसके एसोसिएशन के सदस्य बनाने का प्रावधान किया गया। और इसके तहत सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे वो पहली बार वायसराय की जो कार्यपालिका परिषद थी उसके भारतीय सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया, मतलब जो विधि सदस्य थे वो बनाया गया था उनको। इसकी जो मुख्य बात वो थी कि इस अधिनियम ने क्या किया कि पृथक निर्वाचन के आधार, मतलब अलग चुनाव प्रक्रिया जो कि जाति के आधार पे थी, यानी कि जो मुसलमानों के लिए एक अलग पृथक निर्वाचन का प्रतिनिधित्व किया गया, प्रावधान किया गया, जिसमें क्या किया कि मुस्लिम सदस्यों का जो चुनाव होता था वो मुस्लिम मतदाता ही कर सकता था। तो हम देखेंगे कि ये जो अधिनियम था इसने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान करने की कोशिश की। मतलब कि जाति के आधार पर चुनाव, मुसलमान को मुसलमान ही वोट देगा, इस प्रकार का अगर कोई नियम बना दिया गया तो इसका मतलब ये हो गया कि जो सांप्रदायिक तत्व हैं, जो सांप्रदायिक है,
जो सांप्रदायिकता है उसको एक वैधानिक अधिकार प्रदान कर दिया गया। तो इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि जो लॉर्ड मिंटो जो सुधार थे, ये जो अधिनियम था 1909 का, ये सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक थे। इनको हम सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी मान सकते हैं। इसके साथ साथ जो 1909 का अधिनियम था, इसके द्वारा जो प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन थे, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स हुआ करते थे, या फिर जो विश्वविद्यालय और जमींदार के लिए, सबके लिए अलग अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। तो दोस्तों अब इसके बाद हम देखते हैं 1919 का भारत शासन अधिनियम, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।